everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. In my previous lecture, we have successfully completed the chapter glycolysis, and today we are going to start fresh chapter, that is citric acid cycle. Citric acid cycle is a very important topic for the examination point of view. Citric acid cycle की अगर बात करें तो इसे दो और नाम से जानते हैं. फर्स्ट वन इज द क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किए थे हैंस क्रेब ने, इसीलिए इसे क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं. इसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल को टीसीए साइकिल भी बोलते हैं. टीसीए साइकिल स्टैंड्स फॉर व्हाट? टीसीए साइकिल स्टैंड्स फॉर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. अब सवाल यह है कि सिट्रिक एसिड साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? सिट्रेट होता है. क्या होता है? सिट्रेट. सिट्रेट इज सिट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. सिट्रिक एसिड क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. मेन सिट्रेट पे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं. सो सिट्रिक एसिड साइकिल को दो और नाम से जानते हैं. फर्स्ट वन इज द क्रेब्स साइकिल एंड सेकेंड वन इज द टीसीए साइकिल. इन सिट्रिक एसिड साइकिल वी विल discuss 3 important points. First one is the production of acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A is activated acetate. Second one is the reactions of citric acid cycle. Citric acid cycle की reactions की अगर बात करेंगे तो ये total 8 steps में complete होते हैं and we will discuss all the 8 steps in detail. And third topic that we will discuss in this lecture will be regulation of citric acid cycle. So in this lecture we will discuss about the 3 important points. First one is the production of acetyl coenzyme A, second one is the reactions of citric acid cycle, and third one is the regulation of citric acid cycle. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture and the topic is citric acid cycle. But before starting the citric acid cycle in detail, let's see some introduction. Cellular respiration की अगर बात करें तो what is cellular respiration? Cellular respiration is nothing but is a molecular process by which cells consume oxygen and produce कार्बन डाइऑक्साइड. सो सेलुलर रेस्पिरेशन को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल्स ऑक्सीजन कंज्यूम करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेजेस की अगर बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन टोटल 3 स्टेज में कंप्लीट होते हैं. स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. अब सवाल यह है कि ये तीनों स्टेप में होता क्या है? स्टेज 1 की अगर बात करें तो स्टेज 1 में एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन होता है. क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन होता है. सो स्टेज 1 इज व्हाट? स्टेज 1 इज प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. वहीं पे अगर स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में क्या होगा? फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था? एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन. सो सेकंड स्टेज में क्या होगा? जो एसिटाइल कोएंजाइम ए स्टेज 1 में प्रोड्यूस हुआ था उसका ऑक्सीडेशन होगा. क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा? जो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए के प्रोडक्शन में एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऑक्सीडेशन में रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ था, दैट इज NADH एंड FADH2. सो NADH एंड FADH2 कब बनते हैं? NADH एंड FADH2 बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के प्रोडक्शन में एज वेल एज एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऑक्सीडेशन में. सो इस रेड्यूस्ड कोएंजाइम में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है टू द ऑक्सीजन.
कहाँ ट्रांसफर होता है, इस NADH एंड FADH2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन से जाएगा। सो वहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड ये प्रोटॉन गेन करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। सो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर क्या है, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। सो रिड्यूस्ड को एंजाइम ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन को फाइनली गेन कौन करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा। तो इससे क्या जनरेट होंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होते हैं और प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है तो एटीपी की सिंथेसिस होती है। सो सेलुलर रेस्पिरेशन टोटल 3 स्टेज में कंप्लीट हुए। फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन कैसे होता है, अब यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, दैट इज सिंपलेस्ट शुगर जो कि है ग्लूकोज, फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं एंड अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, और इन तीनों से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। बट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, और जब प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस का तो एक स्टेप में NADH की सिंथेसिस होती है। क्या होती है, NADH का फॉर्मेशन होता है। अब जब ये पायरुवेट बन गया है तो पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस की अगर लोकेशन की बात करें तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब ये जो पायरुवेट बना है कहाँ बना है, साइटोप्लाज्म में बना है, लेकिन पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो पायरुवेट बना है वो अब कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। पायरुवेट की अगर बात करें तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो ये 2 कार्बन कंपाउंड है। एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सो पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कैसे जाएगा, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो एवरीबॉडी नोज दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं। मींस माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होता है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन होते हैं, दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए। किसके लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए। क्यों, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होता है, उसको बोलते हैं पोरीन्स। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोरीन्स होते हैं, एंड दिस पोरीन इज प्रेजेंट इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल membrane as well as क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन as well as बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे। सो पोरीन्स क्योंकि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्रीली परमिएबल होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए। सो पायरुवेट साइटोप्लाज्म से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएगा क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन फ्री परमिएबल है। नाउ इनर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, inner membrane is impermeable to most small molecules and ions including H+. इनर मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि मोस्ट ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इवन प्रोटॉन्स के लिए भी इम्परमिएबल होता है। क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल क्यों होता है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में एक स्पेशलाइज्ड लिपिड
एक स्पेशलाइज्ड लिपिड प्रेजेंट होते हैं, उस स्पेशलाइज्ड लिपिड को बोलते हैं कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, किसके इनर मेम्ब्रेन में? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। और इस कार्डियोलिपिन की वजह से इनर मेम्ब्रेन इम्परमेबल होता है फॉर मोस्ट ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इवन प्रोटॉन्स है। अब सवाल यह है कि जो पाइरूवेट साइटोप्लाज्म में बना है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, ये पाइरूवेट आउटर मेम्ब्रेन से तो परमिएबल है, ये आ जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, बट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कैसे आएगा? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन तो इम्परमिएबल है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनर मेम्ब्रेन में पाइरूवेट के लिए क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टर होते हैं, दैट इज पाइरूवेट ट्रांसपोर्टर। क्या? पाइरूवेट ट्रांसपोर्टर। इस ट्रांसपोर्टर को क्या बोलते हैं? पाइरूवेट ट्रांसपोर्टर। सो इनर मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अगर पाइरूवेट को जाना होगा तो इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाएगा। सो अब कहाँ आ गया पाइरूवेट? अब आ गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाइरूवेट आ गया। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन में क्या क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 to कॉम्प्लेक्स 4, दैट इज कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। सेकेंड वन इज एटीपी, एडीपी, एटीपी ट्रांसलोकेज प्रेजेंट होता है, एटीपी सिंथेज होता है जो इसमें F0, F1 पार्टिकल होते हैं। इसके अलावा अदर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे मैट्रिक्स की अगर बात करें तो मैट्रिक्स में पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पाइरूवेट को एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करता है। सिट्रिक एसिड साइकिल के भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन के भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनमें डीएनए, राइबोसोम्स एंड मेनी अदर एंजाइम्स होते हैं। एटीपी, एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सॉल्युबल मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमें यहाँ फोकस करना है कि जो पाइरूवेट बना है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, वो पाइरूवेट साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कैसे आएगा? कैसे आएगा? वो आएगा पाइरूवेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू। पाइरूवेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू कैसे आएगा? पाइरूवेट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में तो आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू परमिएबल है, आउटर मेम्ब्रेन क्योंकि परमिएबल है तो वो आसानी से आ जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाइरूवेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू आएंगे। अब जब पाइरूवेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू आ गया है पाइरूवेट, तब अब पाइरूवेट से क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड मोस्ट अमाइनो एसिड्स आर अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर via citric acid cycle and respiratory chain. So before entering the citric acid cycle, carbon skeletons of sugar and fatty acids are degraded to acetyl group of acetyl coenzyme A. बहुत सारे अमाइनो एसिड कार्बन भी होते हैं जो सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करते हैं बाया फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब सवाल ये है कि पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइरूवेट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको चीजें क्लियर होगी कि इस रिएक्शन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। पाइरूवेट की अगर बात करें तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस वन इज द सेकंड कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप है एंड थर्ड वन इज द मिथाइल कार्बन। सो ये 3 कार्बन है किसमें? पाइरूवेट में। वहीं पे एसिटाइल कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में सिर्फ 2 कार्बन है। दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन एंड दिस वन इज द सेकंड कार्बन। तो एक कार्बन कहाँ गया? एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गया और वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो रिलीज हुआ है वो कौन सा कार्बन है? वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ पाइरूवेट। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गया तो बाकी क्या बचा?
एसिटाइल ग्रुप, और ये एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसको पीडीएच कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। पीडीएच कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वहीं पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहाँ होंगे? साइटोसोल में होंगे। कहाँ होंगे? प्रोकैरियोटिक्स में साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे। पीडीएच कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इट इज ए मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसमें सीरीज ऑफ केमिकल इंटरमीडिएट्स रिमेन बॉन्ड होते हैं टू द एंजाइम मॉलिक्यूल्स एज ए सबस्ट्रेट एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। और इस एंजाइम के थ्रू जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो सबस्ट्रेट चैनलिंग के थ्रू होता है। पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की खास बात यह है कि इस एंजाइम में 5 कोफैक्टर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? 5 कोफैक्टर्स होते हैं और ये 5 कोफैक्टर्स विटामिन से डिराइव होते हैं। सो विटामिन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सो 5 कोफैक्टर्स पीडीएच कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। पीडीएच कॉम्प्लेक्स की अगर रेगुलेशन की बात करें तो ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन के थ्रू भी होता है एंड कोवैलेंट रेगुलेशन के थ्रू भी होता है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पीडीएच कॉम्प्लेक्स के जैसा 2 और एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व होता है, और दूसरा ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज जो कि सेवरल अमाइनो एसिड्स के ऑक्सीडेटिव पाथवे में इन्वॉल्व होता है। और इन तीनों एंजाइम की सिमिलरिटी एंड कोफैक्टर रिक्वायरमेंट्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये तीनों सेम होते हैं। चाहे वो प्रोटीन स्ट्रक्चर हो या कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट हो या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म हो, ये तीनों के तीनों सिमिलर होते हैं और ये इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कॉमन इवोल्यूशनरी ऑरिजिन है। सो दिस इज अबाउट द पीडीएच कॉम्प्लेक्स। पीडीएच कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है? ये पायरूवेट से एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है। इसमें कोफैक्टर्स होते हैं 5 कोफैक्टर्स। रिएक्शन की अगर बात करें तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। मींस एक बार अगर एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाएगा तो वो पायरूवेट में कन्वर्ट नहीं होगा। मींस दिस इज इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप इज removed from pyruvate as a molecule of carbon dioxide and 2 remaining carbon become the acetyl group of acetyl coenzyme A. इट मीन्स कि ये किस तरह का ऑक्सीडेशन है? इट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में NaDH भी बनता है क्योंकि पायरूवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी ना किसी का रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन होगा NAD+ का, और NAD+ जब 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन लेगा तो वो क्या बनाएगा? NADH बनाएगा। NADH formed in this reaction gives up a hydride ion to the respiratory chain which carries 2 electrons to oxygen in anaerobic microorganisms to an alternative electron acceptor such as nitrate or sulfate. Transfer of electrons from NADH to oxygen ultimately generates 2.5 molecule of ATP per pair of electron. Means अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो NADH के थ्रू अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये 2.5 ATP का फॉर्मेशन होगा। मींस एक NADH मॉलिक्यूल से कितने ATP बनेंगे? 2.5 ATP बनेंगे बाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इनके लिए 5 को एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज द थियामिन पायरोफॉस्फेट जिसको TPP से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन इज द फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसको FAD से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड वन इज द कोएंजाइम A। कोएंजाइम A को कभी कभी कोएंजाइम A SS लिखते हैं। SS क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे SS ग्रुप के रोल को एम्फसाइज करते हैं। एंड दिस bond is a high energy bond.
Fourth coenzyme is nicotinamide adenine dinucleotide, that is NAD, and fifth one is the lipoate. And this is very important point about the pyruvate dehydrogenase complex. Pyruvate dehydrogenase complex में कितने coenzymes होते हैं? टोटल 5 coenzymes होते हैं. कौन कौन होते हैं? फर्स्ट वन इज द TPP, सेकंड वन इज द FAD, थर्ड वन इज द coenzyme A, फोर्थ वन इज द NAD एंड फिफ्थ वन इज द लिपोएट. और ये सारे के सारे विटामिन से डिराइव होते हैं. थियामिन, TPP थियामिन से डिराइव होता है, FAD राइबोफ्लाविन से डिराइव होता है, NAD नियासिन से डिराइव होता है एंड कोएंजाइम ए डिराइव्ड फ्रॉम पैंटोथेनिक एसिड या पैंटोथिनेट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोएंजाइम ए. कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो कोएंजाइम ए में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द 3' फॉस्फोएडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ये क्या है? 3' फॉस्फोएडिनोसिन डाइफॉस्फेट. और ये क्या है? इट इज न्यूक्लियोटाइड, मीन्स इसमें राइबोज ग्रुप, राइबोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है एंड फॉस्फेट ग्रुप है. मीन्स ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है. न्यूक्लियोटाइड का जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के अलावा और क्या फंक्शन है? ये कोएंजाइम्स भी बनाते हैं. सेकेंड कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए इज पैंटोथेनिक एसिड. सेकेंड कंपोनेंट क्या है? पैंटोथेनिक एसिड. एंड थर्ड कंपोनेंट इज बीटा मरकैप्टोइथाइलेमिन. थर्ड कंपोनेंट क्या है? बीटा मरकैप्टोइथाइलेमिन. एंड बीटा मरकैप्टोइथाइलेमिन में जो ये एसएच ग्रुप है, दिस एसएच ग्रुप इज रिएक्टिव थियोल ग्रुप है. ये हाइड्रोजन अगर एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए. सो एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर क्या है? ये है. सो कोएंजाइम ए में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ? रिएक्टिव थियोल ग्रुप. Reactive thiol group is critical to the role of coenzyme A as an acyl carrier in a number of metabolic reactions. Acyl group is covalently linked to thiol group and क्या बनाता है? थियोएस्टर्स बनाते हैं. थियोएस्टर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इनका जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस काफी ज्यादा होता है और जब ये ब्रेक करता है तो ये फ्री एनर्जी रिलीज करते हैं जो कि ADP के फॉस्फोराइलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्या बनाता है? ATP बनाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज द लिपोएट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपोइक एसिड. लिपोइक एसिड में लाइसिन रेजिड्यू ऑफ E2 एंड दिस इज द लिपोइक एसिड. लिपोइक एसिड की अगर बात करें तो ये 2 फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में एंड रिड्यूस्ड फॉर्म में. ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बने होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में ये SH ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. और यही जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म क्या करता है? एसिटाइल ग्रुप से बॉन्ड बनाता है और ये एसिटाइलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है. सो लाइपोइक एसिड की खास बात क्या है? ये 2 फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म. ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में क्या होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड. रिड्यूस्ड फॉर्म में SH ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. एंड लिपोएट इज ऑल्सो एसाइल कैरियर. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इसमें 3 डिस्टिंक्ट एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. इट इज नॉट ए सिंगल एंजाइम. इसमें 3 डिस्टिंक्ट एंजाइम होते हैं. फर्स्ट वन इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को E1 बोलते हैं. सेकेंड वन इज द डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंड डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज को E2 बोलते हैं. एंड डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज को क्या बोलते हैं? E3 बोलते हैं. सो ये 3 एंजाइम है जो मिलकर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये सारे के सारे एंजाइम्स मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट रहते हैं. किसमें? मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं. एंड द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ईच एंजाइम एंड देयरफॉर द साइज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरीज अमंग स्पेसीज. सो स्पेसीज टू स्पेसीज इनका वेरी करता है नंबर ऑफ कॉपी ऑफ एंजाइम एज वेल एज साइज ऑफ द कॉम्प्लेक्स. पीडीएच कॉम्प्लेक्स आइसोलेटेड फ्रॉम मैमल की अगर बात करें तो इट इज अबाउट 50 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड इट इज मोर देन 5 टाइम्स द साइज ऑफ इंटायर राइबोसोम एंड बिग एनफ टू बी विजुअलाइज्ड विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. मींस ये इतना बड़ा होता है कि इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं. बुवाइन एंजाइम की अगर बात करें तो 60 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ E2 फ्रॉम द form a pentagonal dodecahedron with the diameter of about 25 meter.
25 नैनोमीटर। कोर ऑफ ई कोलाई एंजाइम की बात करें तो इसमें 24 कॉपीज ऑफ E2 प्रेजेंट होते हैं और ये E2 ही है जो कि E1 एंड E3 को कनेक्ट करता है। क्या करता है? ये E2 ही है जो E1 एंड E3 को कनेक्ट करता है। सो E2 बीच में होता है, देन E3 एंड देन E1। सो E2 इज point of connection for the enzyme E1 and E3. Point of connection for the prosthetic group lipoid attached through the amide bond to the alpha amino group of lysine residue. PDH कॉम्प्लेक्स के अगर E2 एंजाइम की बात करें तो E2 एंजाइम में 3 डिस्टिंक्ट फंक्शनल डोमेन होते हैं। फर्स्ट वन इज द एन टर्मिनल डोमेन, सेकंड वन इज द सी टर्मिनल डोमेन एंड थर्ड वन इज द बाइंडिंग डोमेन जो कि E1 एंड E3 से बाइंड करता है। एन टर्मिनल लिपोइल डोमेन की अगर बात करें, एन टर्मिनल पे क्या होगा? एन टर्मिनल पे लिपोइल डोमेन होगा। क्या होगा? एन टर्मिनल पे लिपोइल डोमेन होगा और लिपोइल डोमेन है इट मींस कि इसमें लिपोइल लाइसिन रेजिड्यू है। क्या है? लिपोइल लाइसिन रेजिड्यू है। ये जो एन टर्मिनल पे लिपोइल डोमेन है ये वेरी करता है इनका नंबर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ईस्ट की अगर बात करें तो ईस्ट में जो लिपोइल डोमेन है, एन टर्मिनल लिपोइल डोमेन, उसका नंबर 1 है। वहीं पे मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स में अमाइनो टर्मिनल लिपोइल डोमेन का नंबर 2 है। वहीं पे इकोलाई की अगर बात करें तो इकोलाई में लिपोइल डोमेन का नंबर 3 है। देन इसके बाद एक आते हैं सी टर्मिनल डोमेन। सी टर्मिनल डोमेन की अगर बात करें तो इट इज एसाइल ट्रांसफरेज डोमेन। क्या है? सी टर्मिनल डोमेन पे एसाइल ट्रांसफरेज डोमेन है एंड इन दोनों के अलावा एक तीसरा इंपॉर्टेंट डोमेन है दैट इज बाइंडिंग डोमेन। बाइंडिंग डोमेन की अगर बात करें तो बाइंडिंग डोमेन का फंक्शन क्या है? ये E1 से भी बाइंड करता है एंड E3 से भी बाइंड करता है। सो E2 का बाइंडिंग डोमेन E1 एंड E3 दोनों से बाइंड करता है। क्या करता है? E2 का बाइंडिंग डोमेन E1 एंड E3 से बाइंड करता है। बाइंडिंग डोमेन एंड एसाइल ट्रांसफरेज डोमेन के बीच में एक फ्लेक्सिबल पॉलीपेप्टाइड लिंकर होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड लिंकर प्रेजेंट होते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड लिंकर 20 to 30 अमाइनो एसिड रेजिड्यू के होते हैं। अलानिन एंड प्रोलिन रेजिड्यू इसमें रिच होता है एंड इंटरस्पोज्ड विद चार्ज रेजिड्यू एंड दिस लिंकर टेंड टू एज्यूम देयर एक्सटेंडेड फॉर्म होल्डिंग द 3 डोमेन्स अपार्ट। मीन्स ये डोमेन की वजह से ही बाकी सारे डोमेन्स अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे E1 एंड E3 के फंक्शन की बात करें तो E1 पे TPP बाइंड होता है दैट इज थियामिन पायरोफॉस्फेट। E3 की अगर बात करें तो E3 पे FAD बाइंड होता है। क्या होता है? E3 पे FAD बॉन्ड होता है। इनके अलावा ये तो हुआ स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स में 2 और रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं। क्या? फर्स्ट वन इज द प्रोटीन काइनेज एंड सेकेंड वन इज द फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। और ये दोनों रेगुलेटरी प्रोटीन जो होते हैं ये रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Basic E1, E2, E3 structure has been conserved during evolution and used in a number of similar metabolic reactions including oxidation of alpha ketoglutarate in citric acid cycle and oxidation of alpha keto acids derived from breakdown of branched chain amino acids valine, isoleucine and leucine. Within a given species, E3 of PDH complex is identical to E3 of other 2 enzyme complexes. Other 2 enzyme complexes बोले तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज as well as अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज. Attachment of lipoid to the end of lysine side chain in E2 produces a long flexible arm that can move from active site of E1 to active site of E2 and E3 distance perhaps 5 nanometer and more. So ये हुआ introduction about the E1, E2 and E3 domain. So पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का इन समरी बोले तो E1, E2, E3 का काम क्या हुआ? E1 पे TPP बॉन्ड होता है, E3 पे FAD बॉन्ड होता है। E2 का काम क्या है? E2 का काम है
E1 एंड E3 को कनेक्ट करना। क्या? E1 एंड E3 को कनेक्ट करना। E2 का काम क्या है? E1 एंड E3 को कनेक्ट करना। E1 पे क्या बॉन्ड है? E1 पे TPP बॉन्ड है। E3 पे क्या बॉन्ड है? E3 पे FAD बॉन्ड है। और E2 का काम क्या है? E1 एंड E3 को कनेक्ट करना। E1 E2 पे एक और डोमेन होता है, एसाइल ट्रांसफरेज डोमेन, जो ट्रांस स्टेरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब रिएक्शंस कैसे होते हैं? पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बनता है? E1 E2 E3 के थ्रू। E1 पे एज आई राइटली सेड कि TPP बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड होता है? E1 पे TPP बॉन्ड होता है। E1 को क्या बोलते हैं? पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं? पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इस E1 पे TPP बॉन्ड होता है। TPP का काम क्या है? पायरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, जिसमें नंबर 1 पे क्या होगा? कार्बोक्साइल ग्रुप होगा। अब ये कार्बोक्साइल ग्रुप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। सो ये जो TPP है, TPP ये दोनों जो एसिटाइल ग्रुप है इससे बॉन्ड हो जाता है, बट ये कार्बोनाइल कार्बन जो है रिड्यूस हो जाता है। और जब कार्बोनाइल कार्बन रिड्यूस होता है तो वो कार्बोनाइल ग्रुप जब रिड्यूस होता है तो वो क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। सो दिस इज द हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। सो E1 का काम है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सी इथाइल TPP बनाना। अब जब एक बार हाइड्रोक्सी इथाइल TPP बन गया है तो अब ये ट्रांसफर हो जाएगा किस पे? E2 पे। E2 को क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रोलिपॉइल ट्रांस एसिटाइलेज। E2 को क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रोलिपॉइल ट्रांस एसिटाइलेज। इसमें जो अमाइनो टर्मिनल डोमेन था उसमें लाइपोइल डोमेन था, लाइपोइल लाइसिन था। लाइपोइल लाइसिन जो होते हैं, लिपोइड जो होता है वो 2 फॉर्म में होता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में एंड रिड्यूस फॉर्म में। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में क्या होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्म में होगा। वहीं पे रिड्यूस फॉर्म में क्या होगा? एसएच के फॉर्म में होगा। तो जब ये E2 का लाइपोइल लाइसिन जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्म में है, मींस ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, तो ये पहले इनका काम होगा रिडक्शन करना। जब रिड्यूस होंगे तो ये एसएच फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब एसएच फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एक एसएच से ये जो हाइड्रोक्सी इथाइल है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। बट ये ट्रांसफर हो जाएंगे किस ग्रुप में? किस फॉर्म में? एसिटाइल फॉर्म में कन्वर्ट हो, एसिटाइल फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जो एसिटाइल ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम A के थ्रू बॉन्ड हो जाएगा। सो ये रिलीज क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम A। बाकी ये रिड्यूस फॉर्म में ही रहेंगे। अब सवाल ये है कि इसको ऑक्सीडाइज कौन करेगा? तभी तो रेडी होगा। जब ऑक्सीडाइज होगा तभी तो अनदर कैटालिटिक साइकिल के लिए रेडी होगा। जब तक ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक ये अनदर कैटालिटिक साइकिल के लिए रेडी नहीं होगा। अब सवाल ये है कि इसको ऑक्सीडाइज कौन करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करता है E3 एंजाइम ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स। E3 एंजाइम क्या है? डाइहाइड्रोलिपॉइल डिहाइड्रोजिनेज। और डाइहाइड्रोलिपॉइल डिहाइड्रोजिनेज जो कि E3 है, इस पे क्या बॉन्ड होता है? FAD बॉन्ड होता है। अब ये FAD जो बॉन्ड होता है E3 पे, ये SH वाला जो है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड FADH2 में कन्वर्ट होगा आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। और ये जो FADH2 है, FADH2 फाइनली इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन किसको देगा? NAD+ को देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन लेके क्या बन जाएगा? NADH एंड H+। सो जो हम सिंपली इतना पढ़ते हैं कि पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड स्टेप एंड इट इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस, और ये इस तरह से प्रोसेस होता है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम पायरूवेट। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना है ये सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर बात करें तो ये साइक्लिक स्टेप्स है, साइक्लिक रिएक्शन है, जो कि टोटल 8 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं? टोटल 8 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में कंटिन्यूअस आते हैं। सो सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना है पीडीएच कॉम्प्लेक्स से, ये इंटर करेगा किसमें? सिट्रिक एसिड साइकिल में। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंसेशन करता है। क्या करता है?
ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंसेशन करता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो ये 2 कार्बन कंपाउंड है और ऑक्सैलो एसीटेट कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 कार्बन का कंपाउंड है। जब ये दोनों का कंडेंसेशन होगा तो कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा? 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा और वो 6 कार्बन का कंपाउंड क्या है? सिट्रेट है। सिट्रेट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि सिट्रेट क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है इट इज सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेटेज नहीं है, सिट्रेट सिंथेज है। So this is the formation of citrate. Citrate कैसे बना? ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंडेंसेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, तो ये क्या बना? सिट्रेट है। एसिटाइल कोएंजाइम ए में जो कोएंजाइम ए है ये क्या होता है? रिलीज हो जाता है। नाउ अब ये सिट्रेट का क्या होगा? डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन। जब हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट इंटरमीडिएट इज सिस एकोनिटेट। ये जो सिस एकोनिटेट इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? आइसोसिट्रेट में, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है। सो आफ्टर हाइड्रेशन ये आइसोसिट्रेट में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। एंड आइसोसाइट्रेट की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी कार्बन का चेंजेस नहीं हुआ है, तो स्टिल इट्स ए 6 कार्बन कंपाउंड। नाउ अब ये जो आइसोसिट्रेट है, आइसोसिट्रेट का जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे ये जो इस कार्बन पे OH ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो इस स्टेप में क्या होता है? 2 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द डीकार्बोक्सिलेशन एंड सेकेंड वन इज द ऑक्सीडेशन। सेकेंड वन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट जब बनता है तो 2 प्रोसेस होता है, डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे जो एंजाइम कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को उसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हुआ है। सो अल्फा कीटोग्लूटरेट कितने कार्बन का कंपाउंड होगा? 5 कार्बन का कंपाउंड होगा। नाउ अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है, अल्फा कीटोग्लूटरेट पे कोएंजाइम ए ऐड होता है। क्या होता है? कोएंजाइम ए ऐड होता है एंड दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं? अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। मीन्स यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा। सो यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटरेट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या बनाता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि यहाँ पे कोएंजाइम ए भी ऐड हुआ है। स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज है, इन दोनों में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसमें भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ, इसका मतलब इसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ। क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ। सो डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया दोनों में, लेकिन ऑक्सीडेशन भी तो हुआ। ऑक्सीडेशन के अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो किसी का रिडक्शन भी होता है। रिडक्शन किसका होगा? NAD+ का होगा। और जब NAD+ का रिडक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा? NADH बनाएगा। सो इन दोनों स्टेप में एक एक NADH का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है इट इज हाई एनर्जी कंपाउंड। ये क्या है? इट इज हाई एनर्जी कंपाउंड। अब इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, और जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी यूटिलाइज होता है GDP के
फॉस्फोराइलेशन में, और वो क्या बनाता है, जीटीपी बनाता है, एंड जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू एटीपी। सो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि इस स्टेप में एक एटीपी बनता है, और क्योंकि यहाँ पे जो एटीपी बन रहा है सबस्ट्रेट के एनर्जी से बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल में किस टाइप का फॉस्फोराइलेशन होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। नाउ अब ये जो सक्सिनेट बना है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से, ये जिस एंजाइम के थ्रू कैटालाइज होता है रिएक्शन, दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। इस एंजाइम की खास बात यह है कि इसको हम सिंथेटेज बोल रहे हैं, सिंथेज नहीं बोल रहे हैं। सिंथेटेज क्यों बोल रहे हैं, क्या, क्योंकि इस रिएक्शन में एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो वैसा रिएक्शन जिसमें एटीपी या जीटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको सिंथेटेज बोलते हैं, अदरवाइज सिंथेज बोलते हैं। अब ये जो सक्सिनेट बना है, सक्सिनेट कन्वर्ट होगा किस चीज में, फ्यूमरेट में, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो गए, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज ए फ्लैवोप्रोटीन। क्या है, फ्लैवोप्रोटीन, इस पे FAD बॉन्ड होता है, तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, FADH2 बनेगा। सो दिस इज द ओनली स्टेप इन सिट्रिक एसिड साइकिल जहां पे एक मॉलिक्यूल FADH2 बनता है जब वन मॉलिक्यूल सक्सिनेट वन मॉलिक्यूल फ्यूमरेट में कन्वर्ट होते हैं। नाउ फ्यूमरेट का क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, तब ये मैलेट बनाएगा। क्या बनाएगा, मैलेट बनाएगा, और दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम फ्यूमरेज। मैलेट किस चीज में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा। मैलेट जब ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, एंड ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, NADH बनेगा, क्योंकि किसी न किसी का रिडक्शन होगा, रिडक्शन NAD+ का होगा और ये NADH बनाएगा। और ये रिएक्शन जिस एंजाइम से कैटालाइज होता है उसको बोलते हैं मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। सो ये टोटल 8 स्टेप रिएक्शन है ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। सो वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल में टोटल 3 मॉलिक्यूल NADH बनता है, 1 मॉलिक्यूल FADH2 बनता है, एंड 1 मॉलिक्यूल ATP बनता है, या इसको GTP बोलते हैं। ATP जो बनता है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनता है, और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सो एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। सो इट इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहाँ पे ATP बना है, ATP तो डायरेक्टली यूज हो जाएगा फॉर वेरियस प्रोसेसेस। बाकी NADH एंड FADH2 का क्या होगा, NADH एंड FADH2 कहाँ जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। कहाँ जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को हम डिटेल में इंडिपेंडेंट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो पहला क्या बना, 6 कार्बन, देन 6 कार्बन, देन अल्फा कीटोग्लूटरेट इज 5 कार्बन, इट इज 4 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, इट इज 4 कार्बन, इट इज 4 कार्बन, इट इज ऑल्सो 4 कार्बन, एंड ऑक्सैलो एसीटेट इज ऑल्सो 4 कार्बन। सो सिट्रिक एसिड साइकिल में सिर्फ एक इंटरमीडिएट है जो कि 5 कार्बन होते हैं, एंड दैट इज अल्फा कीटोग्लूटरेट। बाकी या तो 6 कार्बन होगा या फिर 4 कार्बन होगा। सिट्रिक एसिड साइकिल में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एंड एक स्टेप में जो ऑक्सीडेशन होता है वहां पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। This is the acetyl coenzyme A and this is oxaloacetate. Acetyl coenzyme A जब oxaloacetate के साथ कंडेंस होता है तो वो क्या बनाता है, सिट्रेट। Acetyl coenzyme A is a 2 carbon compound, oxaloacetate is 4 carbon compound. So 2 carbon and 4 carbon condensation होगा तो ये कितना कार्बन का बनाएगा, 6 कार्बन का बनाएगा। And this reaction is catalyzed by citrate synthase. किस एंजाइम से कैटालाइज होता है, सिट्रेट सिंथेज से कैटालाइज होता है।
इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट को बोलते हैं सिट्राइल कोएंजाइम ए। दैट सिट्राइल कोएंजाइम ए इज ए ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट पे बनता है। कहाँ बनता है? एंजाइम के एक्टिव साइट पे बनता है। और क्योंकि ये सिट्राइल कोएंजाइम ए स्टेबल नहीं होता है, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए रैपिडली हाइड्रोलाइज होता है फ्री कोएंजाइम ए में एंड सिट्राइल में। किसमें? फ्री कोएंजाइम ए में एंड सिट्राइल में। यहाँ पे सबस्ट्रेट की अगर बात करें तो जो फर्स्ट सबस्ट्रेट होता है, फर्स्ट सबस्ट्रेट जो एंजाइम इस सिट्रेट सिंथेस से बाइंड करता है, ये ऑक्सैलोएसीटेट बाइंड करता है एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड करता है। सो सिट्रेट सिंथेस फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया हैज बीन क्रिस्टलाइज्ड एंड विजुअलाइज्ड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रेट सिंथेस। सिट्रेट सिंथेस की अगर बात करें तो ये होमोडाइमेरिक एंजाइम है। मींस इसमें 2 यूनिट होते हैं, 2 सब यूनिट होते हैं और दोनों सिमिलर होते हैं। और इस होमोडाइमेरिक एंजाइम का ईच सब यूनिट, दिस इज द वन सब यूनिट, दिस इज द अनदर सब यूनिट, ईच सब यूनिट में एक पॉलीपेप्टाइड होता है। क्या होता है? एक पॉलीपेप्टाइड होता है। और ईच पॉलीपेप्टाइड में 2 डोमेन होते हैं। कितने होते हैं? 2 डोमेन होते हैं। 2 डोमेन में से एक डोमेन जो होता है वो लार्ज एंड रिजिड होता है। क्या होता है? एक डोमेन जो होता है लार्ज एंड रिजिड होता है और दूसरा डोमेन जो होता है वो स्मॉल होता है बट मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। और इन दोनों डोमेन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईच सब यूनिट ऑफ होमोडाइमेरिक सिट्रेट सिंथेज। अब इस एंजाइम पे 2 सबस्ट्रेट बाइंड करता है। जो पहला सबस्ट्रेट बाइंड करेगा वो क्या करेगा? ऑक्सैलोएसीटेट। सो फर्स्ट सबस्ट्रेट क्या करेगा? फर्स्ट सबस्ट्रेट क्या है? फर्स्ट सबस्ट्रेट इज व्हाट? फर्स्ट सबस्ट्रेट इज ऑक्सैलोएसीटेट। जब ऑक्सैलोएसीटेट सिट्रेट सिंथेस पे बाइंड करेगा तो इसमें क्या होंगे? कन्फर्मेशनल चेंज होंगे और उस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से जो सेकेंड सबस्ट्रेट है, सेकेंड सबस्ट्रेट बाउंड करेगा, सेकेंड सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। सेकेंड सबस्ट्रेट क्या है? सेकेंड सबस्ट्रेट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। सिट्रेट सिंथेस की अगर बात करें तो इट इज अ होमोडाइमेरिक एंजाइम। होमोडाइमेरिक मींस ये 2 सेम सब यूनिट के बने होते हैं और ईच सब यूनिट में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। दिस इज द वन पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज द अनदर पॉलीपेप्टाइड चेन। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 डोमेन होते हैं। एक डोमेन लार्ज एंड रिजिड होता है, दूसरा डोमेन स्मॉल एंड फ्लेक्सिबल होता है। इन दोनों डोमेन के बीच में एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट 2 है। फर्स्ट सबस्ट्रेट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सेकेंड सबस्ट्रेट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जैसे ही बाइंड करता है सिट्रेट सिंथेस में कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं, then acetyl coenzyme A bind करता है and this is the reaction mechanism of citrate synthase. So this is the oxaloacetate जो कि bind किया हुआ है citrate synthase से। जैसे ही oxaloacetate bind करता है इसमें conformational change होते हैं, then acetyl coenzyme A bind करता है। क्या करता है? acetyl coenzyme A bind करता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो थियोएस्टर लिंकेज है, दिस इज द थियोएस्टर लिंकेज। थियोएस्टर लिंकेज की अगर बात करें तो ये एक्टिवेट करता है किसको? इस मिथाइल हाइड्रोजन को। मिथाइल हाइड्रोजन को अगर ये एक्टिवेट करेगा तो ये एक्टिवेटेड हाइड्रोजन को कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? ये जो एस्पार्टेट 375 है, एस्पार्टेट 375 इसके मिथाइल हाइड्रोजन को क्या करेगा? ले लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे ही लेगा ये क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे इनॉल इंटरमीडिएट। क्या बनाएंगे? इनॉल इंटरमीडिएट। अब ये जो इनॉल इंटरमीडिएट है ये स्टेबल नहीं है, तो ये स्टेबल कैसे होगा? ये स्टेबल होगा हिस्टिडीन 274 से। किससे होगा? हिस्टिडीन 274 से। अभी कैसे स्टेबिलाइज होगा? यहाँ पे स्टेबिलाइज होते हैं 2 तरीके से। फर्स्ट वन इज द, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और दूसरा
प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है? प्रोटोनेशन होता है। तो जैसे ये स्टेबिलाईज होता है, इसका ये वाला कार्बन इस कार्बन पे अटैक करता है। किसके कार्बन पे? ऑक्सैलो एसीटेट के कार्बन पे अटैक करता है। सो यहाँ पे बेसिकली इनॉल रीअरेंजमेंट होते हैं। इनॉल रीअरेंजमेंट की वजह से ये ऑक्सैलो एसीटेट के कार्बन पे अटैक करता है और हिस्टिडीन 274 जो कि प्रोटॉन लिया था वो प्रोटॉन डोनेट कर देता है। एंड जब प्रोटॉन डोनेट करता है तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको बोलते हैं सिट्रोइल कोएंजाइम ए। क्या बोलते हैं? सिट्रोइल कोएंजाइम ए। बट दिस सिट्रोइल कोएंजाइम ए इज अनस्टेबल। ये क्या है? ये अनस्टेबल है और इनका हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनाता है? सिट्रेट बनाता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म, सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सिट्रेट सिंथेज। सेकेंड स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट फ्रॉम द सिट्रेट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनते हैं। सिट्रेट में ये जो कार्बन है OH एंड H, पहले तो इनका डिहाइड्रेशन होता है। इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको एकोनिटेज बोलते हैं। पहले स्टेप में डिहाइड्रेशन होगा, ये दोनों वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और ये एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसको बोलते हैं सिस एकोनिटेट। अब सिस एकोनिटेट का जब हाइड्रेशन होगा तब ये बनाएगा क्या? आइसोसिट्रेट, क्योंकि सिस एकोनिटेट स्टेबल नहीं होता है, ये अनस्टेबल होता है और ये डिहाइड्रेशन होके आइसोसिट्रेट बनेगा। सो पहले इसमें क्या हो गए? पहले सिट्रेट का डिहाइड्रेशन हुआ तो ये क्या बनाया? सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट अनस्टेबल था इसलिए इसका फिर से हाइड्रेशन हुआ और ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ। सो यहाँ पे से क्या हुआ? OH एंड H का पोजीशन चेंज हुआ है। क्या हुआ है? OH एंड H का पोजीशन चेंज हुआ है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली बात है, एकोटिनेज में आयरन सल्फर सेंटर होते हैं। दिस इज द आयरन सल्फर सेंटर। अब ये जो आयरन सल्फर सेंटर है ये दो काम करता है। एक तो सबस्ट्रेट से बाइंड करता है इसके एक्टिव साइड पे और दूसरा कैटालिटिक एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर कैटालिटिक एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर करता है। सो एकोनिटेज में आयरन सल्फर सेंटर है और ये आयरन सल्फर सेंटर दो काम करता है। पहला सबस्ट्रेट को बाइंड कराता है एक्टिव साइड पे और दूसरा वाटर का कैटालिटिक एडिशन और रिमूवल करता है। नाउ द थर्ड स्टेप में आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा? अल्फा कीटोग्लूटरेट। बट आइसोसिट्रेट से डायरेक्ट अल्फा कीटोग्लूटरेट नहीं बनते हैं, बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट को बोलते हैं ऑक्सैलोसक्सिनेट एंड ऑक्सैलोसक्सिनेट इज नॉट स्टेबल। सो आइसोसिट्रेट पहले आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट जिस एंजाइम के थ्रू कैटालाइज होता है दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से बॉन्ड करता है एंड हाइड्राइड ट्रांसफर के थ्रू इनका ऑक्सीडेशन होता है। ये जो ट्रांसफर करता है उसको कौन गेन करेगा? नाइड या नाइड प्लस या नाइड पी प्लस। अगर नाइड प्लस इन्वॉल्वमेंट होगा तो नाइड H बनेगा, नाइड पी प्लस इन्वॉल्वमेंट होगा तो नाइड PH बनेगा। देन ये क्या बनाएगा? ऑक्सैलो एसीटेट। अब इस ऑक्सैलो एसीटेट में क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन। सो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। इसको स्टेबिलाईज करने के लिए आयन है दैट इज मैग्नीज आयन। सो इस रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए, इस रिएक्शन को फेवरेबल करने के लिए एक आयन की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज मैग्नीज आयन। मैग्नीज आयन का काम क्या है? एक तो डी कार्बोक्सिलेशन करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। सो ये क्या बनाता है? अल्फा कीटोग्लूटरेट। सो समरी ऑफ द रिएक्शन इज आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनते हैं जिसमें ऑक्सैलो एसीटेट एज ए इंटरमीडिएट होता है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें डी कार्बोक्सिलेशन होते हैं एज वेल एज मैग्नीज आयन एक्टिव साइट पे इंटरैक्ट करता है। मैग्नीज आयन क्या करता है? डी कार्बोक्सिलेशन भी करता है और कार्बोनाइल ग्रुप को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है एंड दिस इज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, दो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। एक में नाइड प्लस का रिक्वायरमेंट होता है और दूसरा नाइड पी प्लस का रिक्वायरमेंट होता है। ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों का आइडेंटिकल होता है, चाहे नाइड प्लस एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो या नाइड पी प्लस एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो।
यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में NAD डिपेंडेंट एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिपेंडेंट एंजाइम की अगर बात करें तो NADP डिपेंडेंट एंजाइम का जो मेन फंक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी है एंड साइटोसोल में भी है और ये इन्वॉल्व होता है NADPH के जनरेशन में फॉर द रिडक्टिव एनाबोलिक रिएक्शंस। फोर्थ स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर बात करें तो इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अल्फा कीटोग्लूटरेट से क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है और इसमें भी ऑक्सीडेशन भी होता है एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है एंड डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं, तो ऑक्सीडेशन होगा तो NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द कन्वर्सन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनेट। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। यहाँ पे सिंथेज नहीं है, इट इज सिंथेटेज। और इस प्रोसेस में क्योंकि ये हाई एनर्जी कंपाउंड है तो जब ये ब्रेक होता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है, दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ जीडीपी, और जीडीपी का जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो जीटीपी बनता है। सो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे जीटीपी बनता है और ये जीटीपी फर्दर एटीपी में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर बात करें तो इस पे कोवैलेंटली बॉन्ड होते हैं FAD। तो जब यह ऑक्सीडेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, FAD को देगा और FAD FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर बात करें तो माइलोनेट इज ए एनालॉग ऑफ सक्सिनेट, नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन सेल बट इट इज ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड इट्स एडिशन टू माइटोकॉन्ड्रिया ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या, ये सिट्रिक एसिड साइकिल को ब्लॉक कर देता है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का एनालॉग क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का एनालॉग है माइलोनेट। क्या है, माइलोनेट, और ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। नेक्स्ट स्टेप इज द हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट टू मैलेट। फ्यूमरेट से मैलेट बनते हैं एंड इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज फ्यूमरेज। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है दैट इज कार्बन आयन ट्रांजिशन स्टेट। इस एंजाइम की अगर बात करें तो इस एंजाइम जो होता है बहुत ही स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। इट मीन्स कि इट कैटालाइजेस हाइड्रेशन ऑफ ट्रांस डबल बॉन्ड ऑफ फ्यूमरेट बट नॉट सिस डबल बॉन्ड ऑफ मैलिएट। मीन्स फ्यूमरेज से ट्रांस डबल बॉन्ड के हाइड्रेशन को कैटालाइज करता है। नेक्स्ट स्टेप इज एल माइलेट से ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन एंड दिस इज डिहाइड्रोजिनेशन। बेसिकली इट्स ए ऑक्सीडेशन स्टेप। एल माइलेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय माइलेट डिहाइड्रोजिनेज। And this is the balance sheet of citric acid cycle as well as glycolysis and citric acid cycle. So पहले आते हैं citric acid cycle पे कि कितना ATP, कितना NADH और कितना FADH2 बनता है। citric acid cycle में वन टर्न ऑफ citric acid cycle की अगर बात करें मीन्स एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में अगर citric acid cycle में इंटर करता है तो कितना NADH, कितना FADH2 और कितना ATP बनता है। So टोटल 3 NADH बनते हैं। These are the 3 NADH। एक NADH बनता है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट के फॉर्मेशन में और दूसरा बनता है अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन में, तीसरा बनता है मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट के फॉर्मेशन में। तो ये टोटल 3 NADH बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एक मॉलिक्यूल ATP बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है और एक मॉलिक्यूल FADH2 बनता है। सो दिस इज सिट्रिक एसिड साइकिल। ओवरऑल बैलेंस शीट की अगर बात करें तो पहले आते हैं ग्लाइकोलिसिस पे। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में एक ATP कंज्यूम होता है
फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने में 1 एटीपी कंज्यूम होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाने में एक मॉलिक्यूल NADH बनता है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NADH बनेगा। नेक्स्ट स्टेप, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनने में 1 एटीपी बनता है, और क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 एटीपी। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनने में 1 एटीपी रिलीज होता है, क्योंकि 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है तो इसलिए 2 एटीपी बनता है। पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A में 1 NADH बनता है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट से 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A बनते हैं, इसलिए 2 मॉलिक्यूल NADH। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनने में 1 NADH रिलीज होते हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आइसोसिट्रेट होता है जब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो 2 NADH बनेगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A में 1 NADH बनता है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल अल्फा कीटोग्लूटरेट है तो 2 NADH बनेगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से जब सक्सिनेट बनता है तो 2 ATP बनता है, मींस यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 ATP बनेगा, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल से 1 ATP बनता है। सक्सिनेट से फ्यूमरेट में जब कन्वर्शन होता है तो 1 FADH बनता है, और यहाँ पे 2 सक्सिनेट है इसलिए 2 FADH2 बनेगा। मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट जब बनता है तो यहाँ पे 1 NADH बनता है, बट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में 2 मैलेट होते हैं तो यहाँ पे 2 NADH बनेगा। सो यहाँ पे टोटल ये बैलेंस शीट है फॉर द ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज सिट्रिक एसिड साइकिल। माइनस साइन इंडिकेट्स द एटीपी कंजम्पशन। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? एटीपी कंजम्पशन। ये जो 2 NADH बना है, ये 2 NADH ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बना है। इट मीन्स कि ये कहाँ है? ये साइटोप्लाज्म में है, और साइटोप्लाज्म में जो NADH होते हैं वो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो फिर कैसे करते हैं? ये शटल के थ्रू करते हैं। शटल 2 तरह के होते हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल। फर्स्ट वन इज द मैलेट एस्पार्टेट शटल and second one is the glycerol 3-phosphate shuttle. Glycerol 3-phosphate shuttle। अब ये शटल पे डिपेंड करेगा कि एक NADH से 2.5 ATP बनेगा या 1.5 ATP बनेगा। अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल इन्वॉल्व है तो वहां पे 1 NADH से 2.5 ATP बनेगा, लेकिन अगर ग्लिसरॉल 3-phosphate शटल है तो वहां पे 1.5 ATP बनेगा। सो टोटल नंबर ऑफ ATP कितने होंगे फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज सिट्रिक एसिड साइकिल? टोटल नंबर ऑफ ATP होंगे 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितना ATP रिलीज होगा, या तो 30 या तो 32। 30 कब होगा? जब ग्लिसरॉल 3-phosphate शटल इन्वॉल्व है। 32 कब होगा? जब मैलेट एस्पार्टेट शटल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिट्रिक एसिड साइकिल कि कितना ATP बनता है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसीटेट का जो ऑक्सीडेशन है इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि जो एसीटेट है ये 2 कार्बन कंपाउंड है और इसको डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। सो ये 8 स्टेप में क्यों कंप्लीट होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया गया? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। इसका रीजन ये है कि एसीटेट जो होते हैं वो सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करते हैं, और सिट्रिक एसिड साइकिल टोटल 8 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं? 8 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। 8 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं तो इसमें जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो या तो 6 कार्बन होते हैं, या तो 5 कार्बन होते हैं, या तो 4 कार्बन होते हैं। और सिट्रिक एसिड साइकिल का इंटरमीडिएट जो होते हैं वो बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए प्रिकर्सर का काम करते हैं। क्या करते हैं? बायोसिंथेटिक पाथवे में प्रिकर्सर का काम करते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल का जो इंटरमीडिएट होते हैं वो बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए क्या करते हैं? प्रीकर्सर का काम करते हैं। मीन्स सिट्रिक एसिड साइकिल का काम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं है, सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स बायोसिंथेटिक पाथवे में भी इन्वॉल्व होते हैं। इट मीन्स कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर बात करें तो ये दोनों तरह के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज द कैटाबोलिज्म एंड सेकेंड वन इज द एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मीन्स ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में भी इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एनाबोलिज्म मीन्स वेरियस बायोसिंथेटिक पाथवे में प्रीकर्सर्स का भी
काम करता है। सो सिट्रिक एसिड साइकिल कैटाबोलिज्म भी नहीं है, एनाबोलिज्म भी नहीं है, इट इज एम्फीबोलिक पाथवे। इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे, क्योंकि ये कैटाबोलिक पाथवे में भी इन्वॉल्व है एज वेल एज एनाबोलिक पाथवे में भी इन्वॉल्व है। सिट्रिक एसिड साइकिल कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट्स। बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट्स की अगर बात करें तो वो क्या क्या है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट की अगर बात करें तो इट सर्व एज प्रिकर्सर ऑफ अमाइनो एसिड एस्पार्टेट ग्लूटामेट बाय सिंपल ट्रांसएमिनेशन। अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट प्रिकर्सर की तरह काम करता है फॉर एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट की अगर बात करें तो कार्बन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट एंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट आर देन यूज्ड टू बिल्ड अदर अमाइनो एसिड्स एज वेल एज प्यूरिन एंड पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स। मींस एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट अदर अमाइनो एसिड्स भी बनाते हैं एज वेल एज प्यूरिन एंड पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स भी बनाते हैं। ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो ये प्रोफाइरिन रिंग को सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। प्रोफाइरिन रिंग कहाँ होते हैं? हीम ग्रुप्स में होते हैं। और हीम ग्रुप कहाँ होते हैं? हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में, जो कि ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है। ये साइटोक्रोम में भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। सिट्रेट की अगर बात करें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये वेराइटी ऑफ कमर्शियली पर्पस के लिए भी यूज होते हैं। एनाप्लिरोटिक रिएक्शंस रिप्लेनिश सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट्स हैं। एनाप्लिरोटिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उनका इंटरमीडिएट अगर रिमूव होता है तो वो रिप्लेनिश होते हैं किस चीज से? एनाप्लिरोटिक रिएक्शंस है। टोटल 4 एनाप्लिरोटिक रिएक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज द पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट का बनना। पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है जिस एंजाइम के थ्रू, दैट इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। सेकेंड वन इज द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब ऑक्सैलो एसीटेट बनता है तो वो दो तरीके से बनता है, एक एंजाइम पेप कार्बोक्सिकाइनेज और दूसरा एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज। फोर्थ एनाप्लिरोटिक रिएक्शंस की अगर बात करें तो इट इज द कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू माइलेट और दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम माइलिक एंजाइम। सो ये 4 रिएक्शंस हैं जो एनाप्लिरोटिक रिएक्शंस हैं और ये एनाप्लिरोटिक रिएक्शंस रिप्लेनिश करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के उस इंटरमीडिएट को जो कि बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल की रेगुलेशन की अगर बात करें तो सिट्रिक एसिड साइकिल का रेगुलेशन टोटल 4 स्टेप पे होता है। फर्स्ट स्टेप pyruvate dehydrogenase complex, second step citrate synthase, third step isocitrate dehydrogenase and fourth step alpha keto dehydrogenase complex। सिट्रिक एसिड साइकिल का जो टाइट रेगुलेशन होता है वो मेनली 2 स्टेप पे होता है। फर्स्ट वन इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड वन इज द सिट्रेट सिंथेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो एएमपी कोएंजाइम ए एंड नाइड प्लस, एएमपी एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एनएडीएच एंड फैटी एसिड्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का रेगुलेशन कैसा होता है? अगर सेल्स में एएमपी कोएंजाइम ए नाइड प्लस एंड कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये क्या करेगा? इसको एक्टिवेट करेगा। वहीं पे अगर सेल्स में एटीपी एसिटाइल कोएंजाइम ए एनएडीएच एंड फैटी एसिड्स का कंसंट्रेशन है ज्यादा तो ये क्या करेगा? उसको इनएक्टिवेट करेगा। सिट्रेट सिंथेज की अगर बात करें तो एडीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सिट्रेट सिंथेज को एक्टिवेट करेगा। एनएडीएच सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिट्रेट एंड एटीपी है तो इसको इनहिबिट करेगा। वहीं पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर बात करें तो सेल्स में एटीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। कैल्शियम आयन एंड एडीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करेगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड एनएडीएच है का कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल्स में तो अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करेगा। कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। सो सिट्रिक एसिड साइकिल का रेगुलेशन टोटल 4 स्टेप पे होता है। 4 स्टेप में से 2 स्टेप जो होते हैं टाइट रेगुलेशन होते हैं। इनके अलावा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज पे भी इनका रेगुलेशन होता है। एलोस्टेरिक एज वेल एज कोवैलेंट रेगुलेशन भी होते हैं। कोवैलेंट
प्रोटीन मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो कोवैलेंट प्रोटीन मॉडिफिकेशन दो तरीके से होते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज और दूसरा स्पेसिफिक फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। सो दिस इज ऑल अबाउट सिट्रिक एसिड साइकिल एंड देयर रेगुलेशन, एंड इन माय नेक्स्ट lecture we will discuss about the glyoxylate cycle in detail. So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to subscribe our amazing channel.